Hello and welcome back to my YouTube channel Mahima Hudda Commerce Tutorial. As you all know, we have started the preparation for NET and JRF exam for the subject of commerce. Paper 2 की हमने preparation start की है. First unit business environment we have already started. In my last video, we have discussed about the economic policy. Monetary policy we have already discussed, and in this video we are going to discuss what fiscal policy is all about. So let's start. फिस्कल पॉलिसी एक्चुअल में होती क्या है? फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर डिसीजन के साथ डील करती है कि गवर्नमेंट कैसे टैक्स लगाएगी या फिर गवर्नमेंट कहां और कितना पैसा स्पेंड करेगी, एक्सपेंडिचर कैसे करेगी गवर्नमेंट अपना. सो इट डील्स विद द टैक्सेशन एंड द एक्सपेंडिचर डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. ये एक्सपेंशनरी भी हो सकती है और कॉन्ट्रैक्शनरी भी हो सकती है. बेसिकली जो फिस्कल पॉलिसी है उसकी 4 टेक्निक्स होती हैं, टूल्स होते हैं, विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन माय वीडियो फर्दर. सो फिस्कल पॉलिसी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन मीनिंग आपको यहां से मिल जाएगा. इट इज डिफाइंड एज द पॉलिसी अंडर विच द गवर्नमेंट यूजेस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक स्पेंडिंग, पब्लिक बोरोइंग. किस लिए? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन को, पब्लिक स्पेंडिंग को और पब्लिक बोरोइंग को इस तरह से यूज करती है कि जो उसके इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव हैं उनको वो अटेन कर सके, अचीव कर सके. सो इट इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ. सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमने इस तरह से यूज करने हैं, या जो भी डेवलपमेंट हमारी कंट्री के अंदर हो रही है, किसी भी कंट्री के अंदर हो रही है, वो ऐसे होनी चाहिए कि फ्यूचर जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, उसके लिए भी रिसोर्सेज हम वहां पे लेफ्ट करें. जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, इट मस्ट बी सस्टेनेबल इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज. हमें ऐसा नहीं करना कि जो भी रिसोर्सेज हमारी कंट्री के अंदर अवेलेबल है, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, उनको ओवर एक्सप्लॉइट करना है. ओवरऑल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमें सोचना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फिस्कल पॉलिसी. सो फिस्कल पॉलिसी के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? फिस्कल पॉलिसी का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी इकोनॉमी के अंदर उसकी ग्रोथ रेट को मेंटेन करना, उसके बाद प्राइस लेवल को मेंटेन करना. इट एनकरेजेस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम लेके आना. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर फिस्कल पॉलिसी. मूव अहेड. टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी मैंने पहले भी डिस्कस किया है, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी. सो जो हमारी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है, इसका मतलब है कि हम अपने टैक्स रेट्स को रिड्यूस कर रहे हैं और गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर रही है. जनरली जब कंट्री के अंदर रिसेशन की सिचुएशन होती है तो हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट इज आवर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी. कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, इट इज द एज यू हैव अंडरस्टूड आई थिंक कि जो हमारी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होती है वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी की जस्ट अपोजिट होती है. यहाँ पे हम अपनी टैक्स रेट्स को बढ़ाते हैं और गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स को लोअर कर देती है, डिक्रीज कर देती है टू रेगुलेट द इकोनॉमी. सो इट इज जस्ट रिवर्स टू द एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. ये डायग्राम भी आपको हेल्प करेगा समझने में. एक्सपेंशनरी में गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ा दिया, टैक्स को कम कर दिया, और कॉन्ट्रैक्शनरी में गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग्स को कम कर दिया और टैक्स रेट्स को बढ़ा दिया. तो दीज टू कंसेप्ट्स आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर. एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ये इकोनॉमी की हेल्प करती है स्पीड अप होने में, और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इट हेल्प्स स्लो डाउन द इकोनॉमी. इससे हम अपनी इकोनॉमी को स्लो डाउन कर सकते हैं. ये जो हमारी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है वो जनरली जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज होती है. नाउ बेसिकली देयर आर 4 टेक्निक्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारी जो 4 टेक्निक्स हैं फिस्कल पॉलिसी की वो हैं टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, पब्लिक डेब्ट पॉलिसी एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग. सो दीज आर द 4 टेक्निक्स, 4 टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी. विल डिस्कस ऑल दीज टेक्निक्स वन बाय वन. फर्स्ट हमारी टेक्निक है टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. टैक्सेशन, एज यू ऑल नो, इट इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट.
गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, टैक्स की फॉर्म में आता है। सो गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसी है, इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, टैक्सेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, एज यू ऑल नो, दो तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों ही टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोज करती है पब्लिक के ऊपर। सो नाउ these are the objective of taxation policy of the government: mobilization of resources को mobilize करना, formation of capital by promoting saving and investment, equitable distribution of income को promote करना ताकि जो rich और poor का gap है उसको minimize किया जा सके। हमारी जो टैक्सेशन रेट होती है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होती है कि रिच के ऊपर उसका बर्डन ज्यादा आता है, पुअर के ऊपर उसका बर्डन कम आता है। सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी टैक्सेशन पॉलिसी बनाती है हमारी गवर्नमेंट। इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ थ्रू इम्पोजिशन ऑफ प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेस। नाउ नेक्स्ट हमारी जो टेक्निक है, टूल है, दिस इज अ पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। हमारी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी है उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? किसी भी कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत नेसेसरी है कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। किसी देश के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी, रोड्स अच्छे नहीं होंगे, वहाँ के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा नहीं है, तो इट मीन्स हम अपनी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर को, इंडस्ट्री को एक अच्छी एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हैं ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए। तो गवर्नमेंट का मेजर पर्पस होता है देश के अंदर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। जो हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेज होती हैं, जो हमारी बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता इन्वेस्ट करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो उस एरिया में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट of underdeveloped countries or developing countries as well, but establishment of these industries involve huge investment and a considerable proportion of risk. Naturally, private sector cannot take the responsibility to develop these industries. So it is the responsibility of the public sector to make investment in the बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, जो बेस होती हैं हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर का, इंडस्ट्रीज का। नाउ नेक्स्ट वन इज development. As I have already discussed, it is the responsibility of the government to do the development of basic industries. Significant portion of public expenditure has been utilized for establishment and improvement of these public enterprises. These are some important points. Now next, support to private sector. अब ऑब्वियसली ये नेसेसरी है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके ग्रो करने के लिए उसको सपोर्ट चाहिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। Providing necessary supports to the private sector for establishment of industries and other projects is also one of the important objective of the public sector, public expenditure policy. Okay, next is social welfare and employment program. ये भी next objective है। अब सोशल वेलफेयर और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम प्राइवेट सेक्टर रन नहीं करेगा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू लुक इनटू दिस मैटर कि सिर्फ ग्रोथ के साथ साथ हमें सोशल वेलफेयर के बारे में भी सोचना है। जितनी ज़्यादा हो सके देश के अंदर हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है थ्रू वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड सोशल वेलफेयर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, जनरेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट का मतलब होता है जब हमारी कंट्री के जो रेवेन्यू हैं वो कम होते हैं और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं, तो इट मीन्स वी आर इन डेफिसिट। अब उस डेफिसिट को फाइनेंस करना ज़रूरी होता है। उस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए या तो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से लोन ले सकती है या फिर हम पब्लिक से लोन ले सकते हैं। तो जब गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से लोन लेती है आरबीआई से, एज वी ऑल नो कि हमारा सेंट्रल बैंक अपेक्स बैंक इज आरबीआई, तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया जाता है अपने डेफिसिट्स को फाइनेंस करने के लिए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का जो कंसेप्ट था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेएम केन्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड द पॉलिसी फॉर फाइनेंसिंग इट्स डेवलपमेंट प्लान सिंस इट्स इंसेप्शन। डेफिसिट फाइनेंसिंग इंडिकेट टेकिंग लोन बाय द गवर्नमेंट from Reserve Bank of India. Now next, last one is public debt policy. अब public debt policy means हम किससे लोन ले रहे हैं? We are taking loan from the public. अब ये लोन हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी ले सकते हैं, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए भी ले सकते हैं, या अपने डेफिसिट्स को फाइनेंस करने के लिए भी ले सकते हैं।
So this is the last tool and technique. Have a look. To this, the government is taking recourse to the public debt for financing its developmental expenditure. In post-independence period, the central government has been raising a good amount of public debt regularly in order to mobilize a huge amount of resources to meet its developmental expenditure. बहुत easy है, simple है. I think आपको समझ आ गया होगा. One most important thing which I want to share with you guys, one tip to crack your NET and JRF exam is, आप कभी भी क्वेश्चंस पेपर को उठा के सिर्फ क्वेश्चन आंसर को स्टडी मत करें. अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो क्या जरूरी है, उस टॉपिक की, उस कंसेप्ट की डिटेल स्टडी. मैं आई वांट टू शेयर विद यू, जब मैंने 2011 में अपना नेट एंड जेआरएफ एग्जाम क्रैक किया था तो मैंने कोई अलग से सेपरेट प्रिपरेशन नहीं की थी इस एग्जाम के लिए. मैंने अपने जो टॉपिक्स हैं, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको डिटेल में स्टडी किया था, गो थ्रू किया था. कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ जब आप कोई एग्जाम अटेम्प्ट करने जाते हो तो आप बहुत ईजिली उसको समझ सकते हो, उसको क्लियर कर सकते हो. तो इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन आंसर भी आप लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर भी या जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आते हैं उनको भी स्टडी करो, बट ये बाद का काम है. पहले आपको उस कंसेप्ट की, उस टॉपिक की क्लैरिटी जरूर लेके आनी है. आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू. अगर इस वीडियो की हेल्प से किसी एक बच्चे का भी नेट जेआरएफ एग्जाम निकल जाता है, इट वुड बी एन ऑनर फॉर मी, और मुझे लगेगा मेरी जो हार्ड वर्क है it turn into success. So that's all for today. Don't forget to like the video and don't forget to share it, and please subscribe my channel. Thank you so much.